कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां हमारी हीरोइन रन रन अपनी ही क्लास की चंद लड़कियों के दरमियान घिरी हुई होती है। वो सब उसकी अच्छाई का फायदा उठाती हैं। कोई अपना होमवर्क उसके हवाले कर देता है तो कोई उसे हुक्म चलाने लगता है। एक लड़की तो बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, तुम तो वाकई बहुत अच्छी हो। लेकिन साथ खड़ी दूसरी लड़की फौरन तंज करते हुए बोलती है, इस पर इतनी भी तरस खाने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर रन रन का दिल तो बहुत दुखता है, मगर वो खामोश रहती है। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा जरूर बढ़ जाता है, लेकिन वो किसी से उलझती नहीं। इधर जैसे ही वो स्कूल से वापस अपने घर पहुंचती है, उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। वो अपनी माँ को देख ही रही होती है कि उन्हें जोर का दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। रन रन बुरी तरह घबरा जाती है। वो एक लम्हा भी जाया नहीं करती और फौरन अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं, अभी तो उनकी हालत संभल गई है, लेकिन दोबारा अटैक आने का खतरा काफी ज्यादा है। ये सुनते ही रन रन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेबसी से कहती है, डॉक्टर साहब प्लीज जैसे भी हो मेरी अम्मी को बचा लीजिए। डॉक्टर संजीदगी से जवाब देते हैं, अगर उनकी जान बचानी है तो जल्द अज जल्द ओपन हार्ट सर्जरी करानी होगी और इस पर तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च आएंगे। 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही रन रन के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है, मैं पहले ही दो नौकरियां कर रही हूँ, इनसे तो मेरी पढ़ाई और रोजमर्रा के अखराजात ही मुश्किल से पूरे होते हैं। आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। दूसरी तरफ हम रन रन की दोस्त जाओ के घर का मंजर देखते हैं। उसके वालिद उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी शादी मिस्टर लू के खानदान में तय कर दी है। शुरू में जाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे उसके वालिद एक ऐसी बात बताती हैं जिससे उसका रंग ही उड़ जाता है। वो कहते हैं, मिस्टर लू पिछले 3 साल से कोमे में है और आज तक होश में नहीं आए। ये सुनकर जाओ भड़क उठती है। वो गुस्से में कहती है, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कैसे कर सकती हूँ जो 3 साल से बिस्तर पर बेहोश पड़ा हो। लेकिन उसके वालिद साफ अल्फाज में कह देते हैं, हमारे नए बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए ये शादी जरूरी है, इसलिए तुम्हें ये रिश्ता कबूल करना ही होगा। जाओ काफी बहस करती है, मगर उसकी माँ भी उसे यही समझाने लगती है कि खानदान के फैसले के खिलाफ जाना दुरुस्त नहीं। इसी दौरान रन रन वहां पहुंचती है। उसके चेहरे से साफ लग रहा होता है कि वो किसी बड़ी परेशानी में है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी मदद चाहिए। जाओ के वालिद नरमी से कहते हैं, बेटा बेफिक्र होकर अपनी बात बताओ। रन रन अपनी सारी मजबूरी उनके सामने रख देती है। वो बताती है, मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, मैं नौकरी भी करती हूँ, लेकिन इलाज के लिए पैसे पूरे नहीं हो रहे। उनकी फौरी सर्जरी करानी है, जिसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि एक एक रुपया वापस कर दूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो आपकी घर की सारी काम भी करूंगी। ये सुनकर जाओ के वालिद कुछ लम्हे खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी बदली मुझे क्या मिलेगा। रन रन फौरन जवाब देती है, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस फिर क्या था, वो अपनी असल शर्त सामने रख देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें ये 1 लाख रुपए चाहिए तो तुम्हें मिस्टर लो से शादी करनी होगी। ये सुनते ही रन रन एकदम साकित रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसने सही सुना है। वो घबराकर कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ, इतनी कम उम्र में शादी कैसे कर सकती हूँ। मगर जाओ की माँ बेपरवाही से कहती है, हमने तो तुम्हें एक रास्ता दिखा दिया है, फैसला तुमने करना है। बाद में ये मत कहना कि हमने तुम्हारी मदद नहीं की। रन रन के सामने एक तरफ उसकी माँ की जान होती है और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी। वो काफी देर तक सोचती रहती है। आखिरकार माँ को बचाने के लिए अपने सारे ख्वाब कुर्बान करने का फैसला कर लेती है और इस शर्त के लिए हाँ कर देती है। अगले ही दिन रन रन दुल्हन के लिबास में तैयार खड़ी होती है। जाओ के घर वाले उसे बार बार समझाते हैं, याद रखना, अब तुम रन रन नहीं बल्कि जाओ बनकर मिस्टर लू के घर जा रही हो। कहीं भी अपनी असली शिनाख्त जाहिर मत कर देना, वरना सारा राज खुल जाएगा। जाओ के वालिद भी उसे आखिरी बार समझाते हैं, हर कदम सोच समझ कर उठाना और पूरी तरह जाओ बनकर रहना। इतने में एक कीमती लग्जरी गाड़ी उन्हें लेने आ पहुंचती है। गाड़ी से एक बॉडीगार्ड बाहर निकलता है, एहतराम से दरवाजा खोलता है और रन रन को अंदर बैठने का इशारा करता है। रन रन एक गहरा सांस लेती है, गाड़ी में बैठ जाती है और यूं उसकी जिंदगी एक ऐसे सफर पर रवाना हो जाती है जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। बस फिर क्या था,
जैसे ही गाड़ी रन को मिस्टर लू की हवेली में लेकर पहुंचती है, वो हैरत से इधर उधर देखने लगती है। इतना बड़ा, शानदार और पुरतयश घर उसने शायद जिंदगी में पहली बार देखा था। चंद लम्हों के लिए तो वो सब कुछ देखकर जैसे खो ही जाती है। कुछ देर बाद वो उस कमरे में दाखिल होती है जहां मिस्टर लू 3 साल से बेहोश पड़े होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जाती है, उन्हें गौर से देखती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, तो आप ही मिस्टर लू हैं, लू फैमिली के बड़े बेटे। सच बताऊं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतने हैंडसम होंगे। बेशक आप 3 साल से बिस्तर पर हैं, लेकिन आपके चेहरे की रौनक अब भी वैसी ही है। वो अभी उनसे बातें ही कर रही होती हैं कि इतनी में कमरे का दरवाजा खुलता है और मिस्टर लू की वालिदा अंदर आ जाती हैं। रन फौरन अदब से खड़ी हो जाती है और पूछती है, माफ कीजिए, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? वो मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे माँ कह सकती हो, मैं मिस्टर लू की वालिदा हूँ। उसके बाद वो रन को 3 साल पुराना वाकया बताती हैं। वो कहती हैं, 3 साल पहले मेरी बेटी का बहुत खौफनाक कार एक्सीडेंट हुआ था। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमे में चली गई और तब से आज तक उन्हें होश नहीं आया। ये सब सुनकर रन खामोश हो जाती है। शायद अब उसे अंदाजा हो रहा था कि इस घर के लोग भी किसी बड़ी दुख से गुजर रही हैं। इसी दौरान मिस्टर लू की वालिदा अपने पर्स से एक ब्लैक कार्ड निकालकर रन के हाथ में देती हैं और कहती हैं, इसमें जितनी जरूरत हो उतने पैसे इस्तेमाल कर सकती हो, किसी चीज की फिक्र मत करना। रन फौरन दोनों हाथ पीछे कर लेती है और झिझकती हुई कहती है, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन मिस्टर लू की वालिदा नरमी से उसका हाथ पकड़कर कार्ड उसके हाथ में रख देती हैं और कहती हैं, तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर मेरी बेटी से शादी की है, इतना हक तो तुम जरूर रखती हो। इतना कहकर वो एक खूबसूरत सा डब्बा भी उसे देती हैं। वो बताती हैं, ये हमारे खानदान की निशानी है, नस्लों से ये तोहफा बहू को ही दिया जाता है और आज से ये तुम्हारा है। ये कहकर वो कमरे से चली जाती हैं। रन तजस्सुस में वो डब्बा खोलती है और जैसे ही ढक्कन हटाती है, अंदर से एक निहायत खूबसूरत सब्ज रंग का जीड ब्रेसलेट निकलता है। उसे देखकर वो चंद लम्हों के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि वो वाकई बहुत कीमती और नफीस लग रहा होता है। अगले दिन रन हस्बी मामूल स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहां उसका सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। वही लड़कियां एक बार फिर उसे घेर लेती हैं। एक लड़की तंजिया अंदाज में कहती है, जरा इसे देखो, अभी खुद स्कूल में पढ़ती है और शादी एक बूढ़े आदमी से कराई है। दूसरी फौरन उसके महंगे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए हंसती है। लगता है इसके अमीर शौहर ने इस पर खूब पैसे लुटाए हैं। रन अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जाओ भी दरमियान में बोल पड़ती है और जानबूझकर उसे खामोश करा देती है। बेचारी रन दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। शाम को जब वो वापस मिस्टर लू के घर पहुंचती है, तो एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर उनके कमरे में जाती है। वो मुस्कुराते हुए बेहोश मिस्टर लो से कहती है, फिक्र मत करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको साफ कर दूंगी ताकि आपको ताजगी महसूस हो। ये कहते हुए वो उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही लम्हे तवाजुन बिगड़ जाता है और मिस्टर लू सीधे बिस्तर से नीचे गिर पड़ते हैं। रन को अचानक एहसास होता है कि मिस्टर लू तो बेहोश हैं, इसलिए वो खुद से अपना जिस्म संभाल ही नहीं सकते। वो फौरन उन्हें एहतियात से सहारा देकर दोबारा बिस्तर पर लिटाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी शर्ट के बटन खोलते हुए शर्मिंदगी से मुस्कुराकर कहती है, माफ कीजिएगा, ये सब आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, 3 साल से कोमे में होने के बावजूद आपने खुद को कितना फिट रखा हुआ है, और सच कहूँ तो आप वाकई बहुत हैंडसम हैं। वो मुसलसल उनसे बातें करती रहती है, जैसे उसे यकीन हो कि शायद एक दिन वो सब कुछ सुन सकेंगे। उनकी देखभाल करते करते और दिन भर की थकन के बाद रन को वहीं नींद आ जाती है और वो बिस्तर के साथ सर रखकर सो जाती है। लेकिन इसी लम्हे एक हैरान कर देने वाली चीज होती है। मिस्टर लू की एक उंगली हल्की सी हरकत करती है। यूं लगता है जैसे उनके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जान वापस आना शुरू हो गई हो, मगर रन इस सबसे बेखबर गहरी नींद सो रही होती है। दूसरी तरफ जाओ अपने वालिदैन के साथ बैठी होती है। उसके वालिद परेशान लहजे में कहते हैं, मुझे डर है कि कहीं रन जाकर कोई मसला ना खड़ा कर दे। जाओ फौरन एतमाद से जवाब देती है, डैड आप फिक्र ना करें, मैं उसे अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। अगर उसने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो याद रखें, उसकी माँ मेरे हाथ में है। ये सुनकर उसकी माँ भी सर हिलाकर बेटी की बात की तायीद करती है। साफ जाहिर था कि वो रन को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसी रात रन हस्बे मामूल मिस्टर लू के पास बैठी उनसे बातें कर रही होती हैं कि इतने में उसकी सास कमरे में आती हैं। उनके हाथ में एक खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स होता है।
वो मोहब्बत से वो डब्बा रनरन के हवाले करती हैं, मगर रनरन फौरन इनकार कर देती है। वो कहती है, ये सब बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकती। मिस्टर लू की वालिदा मुस्कुराकर कहती हैं, अब तुम इस घर की बहू हो, ये जेवरात तुम्हारा हक हैं, कोई एहसान नहीं, इसलिए इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहकर वे बॉक्स उसके पास छोड़ती हैं और कमरे से बाहर चली जाती हैं। अगली सुबह रनरन की आंख खुलती है तो वो हस्बे आदत सबसे पहले मिस्टर लू के बिस्तर की तरफ देखती है, लेकिन बिस्तर खाली होता है। एक लम्हे के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर दौड़ती हुई बाहर निकलती है और एक मुलाजमा से पूछती है, मिस्टर लू कहाँ है? मुलाजमा कुछ कहने ही लगती है, मगर उसके संजीदा चेहरे को देखकर रनरन फौरन गलत मतलब निकाल लेती है। बेचारी वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए कहने लगती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी कम उम्र में वो दुनिया से कैसे जा सकते हैं? उसी वक्त उसकी सास वहां पहुंचती हैं। वो हैरानी से रनरन को संभालती हैं और पूछती हैं, आखिर हुआ क्या है? रनरन नम आंखों से घबराकर पूछती है, क्या क्या वाकई मिस्टर लू अब इस दुनिया में नहीं रहे? इतने में पीछे से एक मायूस आवाज आती है, लगता है तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। रनरन पलट कर देखती है और अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। सामने खुद मिस्टर लू खड़े होते हैं। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, इतनी जल्दी मुझे रुखसत करने का कोई इरादा है? फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। रनरन तो उन्हें अपनी सामने चलती फिरती देखकर जैसी पत्थर की हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इसी दौरान वो घबराहट में एक कदम पीछे हटाती है, मगर अचानक उसका पांव फिसल जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि मिस्टर लू फौरन आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेते हैं। ये मंजर देखकर घर वालों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। मिस्टर लू की वालिदा जज्बाती होकर कहती हैं, आज की खुशी में मैं खुद सबके लिए खास खाना बनाऊंगी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। कुछ ही देर बाद सब लोग एक साथ खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। माहौल काफी खुशगवार होता है। तब मिस्टर लू की वालिदा अपने बेटे से मुस्कुराते हुए कहती हैं, लू, रनरन के लिए झींगों के छिलके उतार दो। खाने के दौरान मिस्टर लू की वालिदा मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहती हैं, रनरन ने जब से इस घर में कदम रखा है, तुम्हारी दिल से खिदमत कर रही है। कम से कम आज उसके लिए झींगों के छिलके तो खुद उतार दो। बस फिर क्या था, मिस्टर लू भी फौरन झींगे साफ करके रनरन की प्लेट में रखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, इतना तो मैं अपनी बीवी के लिए कर ही सकता हूँ। ये सुनते ही रनरन बुरी तरह घबरा जाती है। वो नजरी चुराते हुए फौरन कहती है, मुझे याद आया, मेरा होमवर्क अभी बाकी है। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से उठकर चली जाती है। रनरन के जाते ही मिस्टर लू अपनी वालिदा से कहते हैं, मॉम, मुझे शुरू से इस लड़की पर शक है। मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी दौलत के लिए इस घर में आई है। शायद ये मेरे मरने का इंतजार कर रही थी ताकि बाद में मेरी सारी जायदाद इसके हाथ लग जाए। उनकी वालिदा हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती हैं, तुम हर बात में शक निकाल लेते हो। मेरी नजर कभी गलत नहीं हो सकती। रनरन वैसी लड़की नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और सोने का वक्त आ जाता है। मिस्टर लू शरारती अंदाज में रनरन से पूछते हैं, आज कहाँ सोने का इरादा है? कहीं फिर से मेरे साथ तो नहीं? रनरन फौरन जवाब देती है, अब हालात पहले जैसी नहीं रही। जरूरत पड़ी तो मैं जमीन पर सो जाऊंगी, लेकिन आपके साथ हरगिज नहीं। ये सुनकर मिस्टर लू आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, फिर इतनी शर्म किस बात की? इतना कहकर वो अचानक रनरन को उठा लेते हैं और नरमी से बिस्तर पर बिठा देते हैं। अब की बार रनरन का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, देखिए, दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। आपको शायद अंदाजा नहीं, लेकिन मुझ में आपसे ज्यादा ताकत है। आप तो 3 साल बिस्तर पर रही हैं, जबकि मैं मुसलसल वर्जिश करती रही हूँ। मिस्टर लू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं, फिर उसकी ठोड़ी को हल्के से पकड़कर कहते हैं, तुम मेरी बीवी हो और क्या वाकई मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं हमेशा तुमसे दूर रहूं? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। ये सुनती ही रनरन का चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता है। वो फौरन दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती हैं। सोने से पहले मिस्टर लू उसके कान में आहिस्ता सी एक बात कहती हैं। वो क्या कहते हैं ये हमें नहीं सुनाया जाता, लेकिन रनरन की हालत देखकर अंदाजा हो जाता है कि जरूर कोई शरारती बात की होगी। अगली सुबह रनरन जल्दी जल्दी स्कूल चली जाती है, लेकिन अपनी स्केचबुक घर ही भूल जाती है। कुछ देर बाद मिस्टर लू की वालिदा वो स्केचबुक अपने बेटे को देती हुई कहती हैं, ये रनरन की है, रास्ते में इसे दे देना। मिस्टर लू जैसे ही स्केचबुक खोलते हैं, उनकी नजर रनरन की असली दस्तखत पर पड़ती है।
बस यही वो लम्हा था जब उन्हें एहसास होता है कि रनरन ने अपनी असल शनाख्त छुपा रखी है। वो दरअसल जाओ नहीं है। शक दूर करने के लिए मिस्टर लू फौरन अपनी सेक्रेटरी को पूरी तहकीक करने का हुक्म देती हैं। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि सेक्रेटरी सारी हकीकत उनके सामने ले आता है। अब मिस्टर लू को मालूम हो जाता है कि इस शादी के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। सच जानने के बाद वो सीधे रनरन के स्कूल पहुंच जाते हैं। रनरन उन्हें अचानक अपने सामने देखकर घबरा जाती है। वो बार बार उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, मगर मिस्टर लू इस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। आखिरकार रनरन समझ जाती है कि अब मजीद झूठ छुपाना मुमकिन नहीं। वो एक गहरा सांस लेती है और फैसला करती है कि अब उन्हें शुरू से आखिर तक पूरी हकीकत बता ही दे। रनरन आखिरकार हिम्मत करके मिस्टर लू के सामने सारी हकीकत बयान कर देती है। वो नम आंखों से कहती है, मैंने आपसे सिर्फ एक मजबूरी की वजह से शादी की थी। मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेरा कभी भी आपकी जायदाद या दौलत पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन मिस्टर लू उस वक्त इतने गुस्से में होते हैं कि वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। ये देखकर रनरन बेबसी से कहती है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं आज ही आपको तलाक दे देती हूँ और हमेशा के लिए इस घर से चली जाती हूँ। कम से कम फिर आपको यकीन आ जाएगा कि मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी। उसी रात रनरन खामोशी से अपना सामान पैक करती है। जाने से पहले वो अपनी सास के पास जाती है ताकि उन्हें भी सारी हकीकत बता सके। जैसे ही वो सब कुछ बताती है, मिस्टर लू चंद लम्हों के लिए खामोश रह जाते हैं। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि असल हकीकत कुछ और ही निकलेगी। लेकिन सबसे हैरानकुन रद्द-ए-अमल उनकी वालिदा का होता है। वो मोहब्बत से रनरन का हाथ पकड़कर कहती हैं, हाँ, तुमने झूठ जरूर बोला, लेकिन यकीनन उसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूं तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो, और सच कहूं तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहने लगी हूं। फिर वो मिस्टर लू की तरफ देखकर कहती हैं, जो हो गया उसे भूल जाओ। क्यों ना हम सब एक नई शुरुआत करें। इसी दौरान घर की दादी भी वहां आ जाती हैं और साफ लफ्जों में ऐलान कर देती हैं, रनरन इस घर से कहीं नहीं जाएगी। बस फिर क्या था, मिस्टर लू खामोशी से रनरन का बैग उठाते हैं और वापस उसके कमरे में रखाते हैं। इस एक हरकत से अंदाजा हो जाता है कि उनका गुस्सा पहली जैसा नहीं रहा। अगले दिन रनरन स्कूल के बास्केटबॉल ग्राउंड में होती है कि अचानक एक बास्केटबॉल तेजी से आकर उसे लगती है। वो फौरन गुस्से से पीछे मुड़ती है तो सामने जाओ का बॉयफ्रेंड खड़ा होता है। वो जानबूझकर मासूम बनने की अदाकारी करते हुए कहता है, ओ सॉरी, गलती से लग गई। इतने में जाओ भी वहां पहुंच जाती है। वो रनरन को नीचा दिखाते हुए कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके वालिद झांघाई होटल के प्रेसिडेंट हैं। उनके सामने तुम्हारा वो बूढ़ा शौहर भी कुछ नहीं। ये सुनकर रनरन को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो पहले खुद पर काबू रखती है। इधर झाओ का बॉयफ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन रनरन खामोश रहने की पूरी कोशिश करती है। आखिरकार वो पुरएतमाद लहजे में जवाब देती है, लगता है तुम लोगों ने मिस्टर लू को देखा ही नहीं। हकीकत में वो जितने हैंडसम हैं उतने ही ताकतवर भी हैं। उनके सामने तुम्हारी बॉयफ्रेंड की हैसियत कुछ भी नहीं। अगर वो चाहें तो तुम्हारे खानदान का पूरा बिजनेस भी खरीद सकते हैं। झाओ को रनरन की बात पर हंसी आ जाती है। वो समझती है कि रनरन सिर्फ बढ़ चढ़कर बातें कर रही हैं। चंद ही लम्हों में दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंचने लगती है। जाओ गुस्से में आकर रनरन पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि ऐन उसी वक्त मिस्टर लू वहां पहुंच जाते हैं। वो रनरन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे अपने पीछे कर लेते हैं। फिर वो जाओ को सख्त लहजे में कहते हैं, मैंने रनरन की हिफाजत के लिए उसके साथ बॉडीगार्ड्स रखे हैं ताकि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा सके। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इधर जाओ का बॉयफ्रेंड गुस्से में आकर फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन उसी लम्हे स्कूल के प्रिंसिपल वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों को जोर से डांटते हुए कहते हैं, क्या तुम लोगों ने स्कूल में यही सीखा है? और क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम आखिर किस शख्स से उलझ रहे हो? ये बात सुनते ही जाओ और उसके बॉयफ्रेंड के चेहरों का रंग उड़ना शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब उन्हें मालूम होता है कि मिस्टर लू कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के सबसे अमीर और बाअसर शख्स हैं। ये हकीकत सुनकर शाओ के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस शख्स का वो मजाक उड़ा रही थी वो इतनी बड़ी शख्सियत है।
प्रिंसिपल फौरन शाओ के बॉयफ्रेंड की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी के अभी मिस्टर लू से माफी मांगो। लेकिन वो अपनी गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम शाओ पर डाल देता है। वो कहता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब शाओ की वजह से हुआ। उसी ने मुझे हर वक्त रन के खिलाफ भड़काया था। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर अभी वो ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचते कि शाओ के बॉयफ्रेंड के फोन पर उसके वालिद की कॉल आ जाती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से जोर जोर से डांट पड़ना शुरू हो जाती है। उसके वालिद गुस्से में कहते हैं, तुमने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर तुमने मिस्टर लू के साथ ऐसा क्या किया कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और हमारी सारी कंपनी भी खरीद ली। ये सुनते ही उस लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहता और गुस्से में वहां से निकल जाता है। इधर शाओ भी सख्त परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती की कीमत समझ आने लगी थी। कुछ देर बाद कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। हम देखते हैं कि मिस्टर लू और रन एक साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत सी समझदारी और अपनायत पैदा होने लगी थी, और मिस्टर लू भी मौका मिलते ही रन को छेड़ने से बाज नहीं आते। लेकिन वापस आते हुए अचानक एक नामालूम शख्स उन पर हमला कर देता है। बस फिर क्या था, रन एक लम्हा भी सोचे बगैर फौरन मिस्टर लू के सामने आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। हमला तो टल जाता है, लेकिन इस दौरान उसके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। मिस्टर लू फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहां नर्स उसके जख्म पर दवा लगाने लगती है, मगर रन दर्द से बार बार सहम जाती है। ये देखकर मिस्टर लू नर्स से कहते हैं, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लेता हूँ। नर्स खामोशी से बाहर चली जाती है और मिस्टर लू बड़ी एहतियात से उसकी जख्म पर क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं। रन को अभी भी काफी तकलीफ हो रही होती है। इसी दौरान मिस्टर लू संजीदगी से कहते हैं, आइंदा कभी भी मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालना। तुम्हारी जिंदगी भी मेरे लिए उतनी ही कीमती है जितनी मेरी अपनी। रन फौरन मुंह बनाकर कहती है, कमाल है, एक तो मैंने आपकी जान बचाई, ऊपर से डांट भी मुझे ही पड़ रही है। ये सुनकर मिस्टर लो हल्का सा मुस्कुराते हैं और नरमी से कहते हैं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें दोबारा कभी ऐसी तकलीफ उठानी पड़े। ये बात सुनकर रन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो शरारती अंदाज में कहती है, अच्छा, अगर मैंने आपकी जान बचाई है तो फिर मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ेगी। मिस्टर लो फौरन जवाब देते हैं, मान गया, जो भी मांगोगी अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर दूंगा। रन कुछ देर सोचती है, मगर उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आता। आखिर वो मुस्कुराकर कहती है, फिलहाल रहने देते हैं, जब सही वक्त आएगा तब मांग लूंगी। इतने में मिस्टर लो का सेक्रेटरी वहां पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि आज का हमला इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये सब यान फैमिली की मंसूबाबंदी थी। ये खबर सुनकर मिस्टर लो का चेहरा एकदम संजीदा हो जाता है। कुछ देर बाद जब दोनों घर वापस पहुंचते हैं तो मिस्टर लो की वालिदा दौड़ती हुई रन के पास आती हैं। उसकी जख्मी हाथ को देखते ही वो अपनी बेटे पर बरस पड़ती हैं और कहती हैं, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मेरी बहू तुम्हारी वजह से जख्मी हो गई। लेकिन रन फौरन अपनी सास को समझाते हुए कहती हैं, मॉम प्लीज, इनकी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरी अपनी मर्जी से हुआ था, इसलिए आप उन्हें कुछ मत कहिए। रन की ये बात सुनकर मिस्टर लो खामोशी से उसे देखने लगते हैं। रन अभी अपनी सास को समझा ही रही होती है कि इससे पहले ही मिस्टर लू की वालदा अपने बेटे पर बरस पड़ती हैं। वो गुस्से में कहती हैं, सारी गलती तुम्हारी है, हर वक्त किसी न किसी मुसीबत में फंसे रहते हो। अगर तुम जरा सा भी मोहतात होते तो आज रन को ये चोट न लगती। ये सब सुनकर रन अपनी हंसी नहीं रोक पाती। कुछ देर बाद मिस्टर लू की वालदा मुस्कुराते हुए कहती हैं, रन ने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए अब तुम उसे शॉपिंग पर लेकर जाओ। ये सुनकर रन फौरन कहती है, मॉम वाकई इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास जो चाहिए वो सब मौजूद है, फजूल खर्च करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उनकी सास प्यार से जवाब देती हैं, बेटा, लड़कियों के लिए खरीदारी कभी भी पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ हमेशा रह ही जाता है। आखिरकार मिस्टर लू भी हाँ कर देते हैं। इतने में उनके फोन पर एक जरूरी कॉल आ जाती है। वो जाने लगते हैं तो उनकी वालदा फिर से नाराज हो जाती हैं। वो कहती हैं, क्या बात है, रन जख्मी है और तुम्हें अभी भी सिर्फ काम की फिक्र है? उसने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसे छोड़कर जा रही हो? रन फौरन बात संभालते हुए कहती हैं, मॉम प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी मेरे साथ हैं,
इसलिए इन्हें जाने दीजिए। रनरन की बात मानकर मिस्टर लू वहां से चली जाते हैं। उनकी जाती ही मिस्टर लू की वालदा आह भरते हुए कहती हैं, रनरन, तुम उसे जितनी ज्यादा आजादी दोगी वो उतना ही लापरवाह होता जाएगा। इधर मिस्टर लू सीधे अपनी सेक्रेटरी से मिलते हैं। वो सख्त लहजे में कहते हैं, मुझे हर हाल में मालूम होना चाहिए कि हमले के पीछे कौन था। एक एक हकीकत मेरे सामने लाओ। ये कहकर वो मजीद कुछ नहीं बोलते और अपनी सेक्रेटरी को तफ्तीश शुरू करने का हुक्म दे देते हैं। दूसरी तरफ रनरन अभी भी अस्पताल में होती है। वो अकेले बैठे बैठे बोर होने लगती है और दिल ही दिल में सोचती है, आखिर मिस्टर लू अभी तक वापस क्यों नहीं आई। कुछ ही देर बाद मिस्टर लू वापस आ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, चलो अब तुम्हें अस्पताल से घर ले जाने का वक्त हो गया है। ये सुनकर रनरन खुशी खुशी अपना सामान समेटने लगती है। जैसे ही मिस्टर लू कमरे से बाहर निकलते हैं, एक अजनबी लड़की उनके पास आती है और मुस्कुराते हुए उनसे उनका फोन नंबर मांगने लगती है। मिस्टर लू उसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देते, मगर ये सारा मंजर रनरन दूर से देख रही होती है। पता नहीं क्यों अचानक उसे थोड़ी सी जलन महसूस होने लगती है। वो फौरन बाहर आ जाती है। उसी वक्त मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उस अजनबी लड़की से कहते हैं, माजरत, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। ये मेरी बीवी है और इसे पसंद नहीं कि मैं किसी और लड़की को अपना नंबर दूं। ये सुनकर वो लड़की खामोशी से वहां से चली जाती है। इधर रनरन भी चुपकी से मुस्कुरा देती है, जबकि मिस्टर लू ऐसे जाहिर करते हैं जैसे उन्होंने कोई खास बात ही ना की हो। दोनों एक साथ घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचने के कुछ देर बाद रनरन के फोन पर उसकी टीचर की कॉल आती है। टीचर उसे बताती हैं कि अगले दिन स्कूल में एक अहम प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए उसे वक्त पर जरूर पहुंचना होगा। कुछ देर बाद रनरन के पास उसकी टीचर की कॉल आती है। टीचर उसे बताती हैं, कल स्कूल में थैंक्सगिविंग का प्रोग्राम है, इसलिए अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ लाना मत भूलना। ये सुनकर रनरन थोड़ा उदास लहजे में कहती है, मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ सकेंगी। लेकिन टीचर उसकी बात मानने के बजाय कहती हैं, हर बार तुम यही बहाना बनाती हो, इस दफा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, किसी न किसी फैमिली मेंबर को जरूर लेकर आना। कॉल खत्म होते ही रनरन गहरी सोच में डूब जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। इतने में मिस्टर लू वहां आते हैं। वो फौरन महसूस कर लेते हैं कि रनरन किसी बात पर परेशान है। वो नरमी से पूछते हैं, सब खैरियत है? मगर रनरन जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मिस्टर लू दोबारा पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस बार भी असल बात छुपा लेती है। अगली सुबह जब रनरन स्कूल पहुंचती है तो हमेशा की तरह कुछ तलबा उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। जाओ की एक दोस्त तंज करते हुए कहती है, क्या बात है, इस बार भी अकेली ही आई हो? इतने में एक और लड़का हंसते हुए बोलता है, वैसे तुम्हारे घरवाले वाकई हैं भी या नहीं? जाओ फौरन बात का फायदा उठाते हुए कहती है, इसकी अम्मी तो हैं, मगर वो बहुत बीमार रहती हैं, इसीलिए कभी स्कूल नहीं आ सकती। ये सुनकर सब लोग रनरन का मजीद मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी दौरान टीचर क्लास में आ जाती हैं और सबको अपनी अपनी जगह बैठने का कहती हैं। फिर उनकी नजर रनरन पर पड़ती है। वो संजीदगी से पूछती हैं, रनरन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस बार कोई बहाना कबूल नहीं होगा। तुम अपने फैमिली मेंबर को क्यों नहीं लाई? बस फिर क्या था। अचानक दरवाजा खुलता है और एक मजबूत आवाज पूरे क्लासरूम में गूंजती है। किसने कहा कि रनरन अकेली आई है? सब हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर मिस्टर लू खड़े होते हैं। वो पूरे इत्मीनान के साथ अंदर आते हैं और कहते हैं, मैं इसका फैमिली मेंबर हूँ। ये मंजर देखकर पूरी क्लास चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है। एक लड़का हैरत से पूछ बैठता है, आप आखिर हैं कौन? मिस्टर लो सुकून से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर किसी को रनरन से कोई मसला है तो सीधा मुझसे बात करे। ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। रनरन भी मुस्कुरा देती है। मिस्टर लो फिर उसकी तरफ देखकर आहिस्ता से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, आइंदा कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे छुपाना नहीं। ये बात सुनकर रनरन के दिल को भी सुकून मिल जाता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाओ रनरन के पास आती है और कहती है, मेरे साथ टेरेस पर चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। दोनों ऊपर चली जाती हैं। रनरन सीधा पूछती है, क्या बात है? जाओ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, लगता है मिस्टर लो ने वाकई तुम्हें अपनी बीवी मान लिया है। वो पहले से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हो गए हैं और आज तो वो तुम्हारी फैमिली मेंबर बनकर भी स्कूल आ गए। फिर वो गुरूर से कहती है, लेकिन याद रखो, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है।
अगर मैंने अपनी जगह तुम्हें इस घर में ना भेजा होता तो आज तुम इस मकाम पर कभी ना होती। रनरन बगैर मुतासिर हुए जवाब देती है, अगर तुमने अपनी मर्जी से वो फैसला किया था तो इसमें मेरा क्या कसूर। ये सुनकर जाओ के चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर वो असल मकसद पर आते हुए कहती है, अगर वाकई एहसान मानती हो तो मिस्टर लू को छोड़ दो, मैं उनकी असल बीवी बनना चाहती हूँ। जाओ की बात सुनकर रनरन हल्का सा हंस पड़ती है। वो सुकून से कहती है, अजीब बात है, जिस लड़की ने खुद मुझे मिस्टर लू से शादी करने पर मजबूर किया था, आज वही मुझे तलाक देने का मशवरा दे रही है। ये सुनकर जाओ फौरन एक बैंक कार्ड निकालती है और रनरन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इसमें लाखों रुपए हैं, ये रखो और बदले में मिस्टर लू को मेरे हवाले कर दो। रनरन कार्ड हाथ में लेकर एक नज़र देखती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे नीचे फेंक देती है। वो मजबूत लहजे में कहती है, अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ। हर इंसान को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही तुम्हारा ये कार्ड मुझ पर कोई असर करेगा। जाओ फिर भी हार नहीं मानती। वो कहती है, इतने पैसों से तुम बैरूनी मुल्क जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हो, तुम्हें जिंदगी भर किसी चीज की फिक्र नहीं रहेगी। रनरन फौरन जवाब देती है, बैरूनी मुल्क जाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी में सबसे अहम मिस्टर लू हैं और मैं उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। फिर वो जाओ की आंखों में देखकर कहती है, और एक बात याद रखना, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती कि जब दिल चाहा रिश्ता बना लिया और जब दिल चाहा खत्म कर दिया। ये सुनते ही जाओ का पारा हाई हो जाता है और दोनों की दरमियान जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू अपनी सेक्रेटरी से पूछती हैं, रनरन रनरन कहाँ है? सेक्रेटरी जवाब देता है, सर, मैंने अभी उन्हें मिस जाओ के साथ टेरेस की तरफ जाते देखा था। ये सुनते ही दोनों फौरन ऊपर की तरफ रवाना हो जाते हैं। टेरेस पर पहुंचकर वो देखते हैं कि जाओ गुस्से में रनरन को धक्का मार देती है। ये मंजर देखकर सेक्रेटरी फौरन कहता है, सर, हमें अभी जाकर मैडम की मदद करनी चाहिए। लेकिन मिस्टर लू उन्हें रोक देते हैं। वो पुरसुकून लहजे में कहते हैं, रुको, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। वो जानती है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। इधर जाओ गुस्से में हद से आगे बढ़ जाती है। वो रनरन की बीमार मां के बारे में इंतहाई घटिया बातें करना शुरू कर देती है। बस फिर क्या था, रनरन से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो आगे बढ़ती है और एक जोरदार थप्पड़ जाओ के गाल पर रसीद कर देती है। फिर सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की इज्जत से खेल सकती हो। दौलत कभी भी किसी इंसान को बड़ा नहीं बनाती, असल कीमत किरदार की होती है। वो मजीद कहती है, तुम इतनी गिरी हुई सोच रखती हो कि मेरी बराबरी करना तो दूर, मेरे कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो। ये सुनकर जाओ गुस्से से पागल हो जाती है और दोबारा रनरन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ऐन उसी लम्हे मिस्टर लू दरमियान में आ जाते हैं और रनरन को अपने पीछे कर लेते हैं। फिर वो जाओ को ठंडी मगर सख्त आवाज में कहते हैं, आज के बाद तुम्हारी खानदान और लू फैमिली के दरमियान कोई कारोबारी ताल्लुक नहीं रहेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। ये सुनकर जाओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फौरन माफी मांगने लगती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। मिस्टर लू बगैर कोई नरमी दिखाई कहते हैं, तुम जैसे लोगों को अपनी हद में रहना चाहिए। आइंदा मेरी बीवी के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहती हैं, इस मामले को यहीं खत्म करो। इतना कहकर मिस्टर लू रनरन का हाथ पकड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर जाओ गुस्से से दांत पीसने लगती है। वो दिल ही दिल में कसम खाती है, रनरन, मैं तुमसे मिस्टर लू को छीन कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जाओ गुस्से से रनरन को घूरते हुए दिल ही दिल में कसम खाती है, मिस्टर लू को हासिल करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। अब मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। इधर रनरन मिस्टर लू की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, आज मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मिस्टर लू फौरन उसके हाथ को देखते हुए फिक्र से पूछते हैं, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रनरन हंसते हुए जवाब देती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे भी मैंने भी उसे कम जोर से नहीं मारा था। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर लू हंस पड़ते हैं। फिर वो कहते हैं, मुझे तुम्हारी यही बेबाक बातें बहुत पसंद हैं, और सच पूछो तो तुम भी।
ये सुनते ही रन का चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता है। वो नजरें चुराते हुए कहती है, दूसरों की बातें छुपकर सुनना अच्छी आदत नहीं होती। मिस्टर लू फौरन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, दूसरों की नहीं, अपनी बीवी की बातें सुन रहा था। रन बात बदलने के लिए वहां से चलने लगती है, मगर अचानक उसका पांव मुड़ जाता है। वो लड़खड़ा जाती है। बस फिर क्या था? मिस्टर लू एक लम्हा भी जाया नहीं करते। वो फौरन रन को अपने कंधे पर सहारा दे लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं। रास्ते भर दोनों हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं और उनके दरमियान की दूरियां पहले से भी कम होने लगती हैं। दूसरी तरफ जाओ अपने वालिदैन के साथ बैठी रन के बारे में बात कर रही होती है। वो गुस्से में कहती है, मैं रन से सख्त नफरत करती हूँ। उसकी माँ जवाब देती है, अगर वाकई ऐसा है तो अब हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। लेकिन जाओ के वालिद बेबसी से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर लू पहले ही मेरा कारोबार छीन चुके हैं। अब हमारे पास ना ताकत बची है और ना ही असरो रसूख। जाओ कुछ देर सोचती है, फिर अचानक उसके जहन में एक खतरनाक मंसूबा आता है। वो मुस्कुराती हुए कहती है, रन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी माँ है। अगर हम उन्हें अपने कब्जे में ले लें तो रन से जो चाहें करवा सकते हैं। ये मंसूबा सुनकर उसकी माँ फौरन राजी हो जाती है। वो कहती है, अब यही एक रास्ता बचा है। जाओ कि वालिद भी आखिरकार हाँ कर देते हैं। उसी रात कोई नामालूम शख्स चुपके से अस्पताल पहुंचता है और रन की मां को वहां से उठाकर ले जाता है। अगली सुबह रन हमेशा की तरह अपनी मां से मिलने अस्पताल पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। बेड बिल्कुल खाली होता है। वो घबराकर फौरन नर्स से पूछती है, मेरी अम्मी कहाँ है? मगर नर्स भी हैरान रह जाती है। उसे कुछ भी मालूम नहीं होता। पहले तो रन खुद को तसल्ली देती है कि शायद उनकी अम्मी कहीं खुद ही गई होंगी, लेकिन जब काफी देर गुजर जाती है और वो कहीं नजर नहीं आती, तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वो पूरी अस्पताल में एक एक जगह उन्हें ढूंढती फिरती है, हर किसी से पूछती है, मगर कहीं से भी कोई खबर नहीं मिलती। आखिरकार वो रोती हुई मिस्टर लू को फोन करती है और सारा वाकया बता देती है। रन की आवाज सुनते ही मिस्टर लू फौरन संजीदा हो जाते हैं। वो अपनी सेक्रेटरी को हुक्म देते हैं, फौरन पूरी सिटी में तलाश शुरू करो। मुझे हर हाल में रन की वालदा चाहिए। तलाश अभी शुरू ही हुई होती है कि रन के फोन पर एक कॉल आती है। फोन जाओ का होता है। वो ठंडी आवाज में धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने मिस्टर लू की बीवी का मकाम मुझे ना दिया तो तुम अपनी मां को कभी जिंदा नहीं देख पाओगी। ये सुनकर रन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो बार बार जाओ को समझाने की कोशिश करती है, उससे मिन्नतें करती है, मगर जाओ के दिल पर कोई असर नहीं होता। आखिर में जाओ एक पता बताती है और कहती है, अगर अपनी मां को बचाना चाहती हो तो अकेली यहां आ जाना। इतना कहकर वो फोन बंद कर देती है। रन के पास अब सोचने का भी वक्त नहीं बचता। वो फौरन उस दिए गए पते की तरफ रवाना हो जाती है, जहां एक खतरनाक गोदाम उसका इंतजार कर रहा होता है। रन जल्दी जल्दी उस गोदाम में पहुंचती है। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी वालदा एक कुर्सी पर मजबूती से बंधी हुई होती हैं और बिल्कुल बेबस नजर आ रही होती हैं। रन फौरन घबराकर जाओ से कहती है, प्लीज मेरी अम्मी को छोड़ दो, उनका इस सब में कोई कसूर नहीं है। लेकिन जाओ के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं होता। वो ठंडी आवाज में कहती है, जब तक तुम मिस्टर लू को तलाक देने पर राजी नहीं होती, ना तुम यहां से जा सकती हो और ना ही तुम्हारी मां जिंदा वापस जाएगी। रन पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह जाओ को समझा सके, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहती है। इसी दौरान अचानक गोदाम का दरवाजा जोर से खुलता है। मिस्टर लू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें देखते ही जाओ एकदम घबरा जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो रन को अपनी तरफ खींच लेती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। फिर चीख कर कहती है, खबरदार, अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो सबसे पहले रन की जान जाएगी। चंद लम्हों के लिए वहां मुकम्मल खामोशी छा जाती है, लेकिन मिस्टर लू के साथ मौजूद स्पेशल बॉडीगार्ड्स पहले ही मौके की तलाश में होते हैं। बस फिर क्या था? एक बॉडीगार्ड खामोशी से पीछे से आता है और पलक झपकते ही जाओ को काबू में कर लेता है।
इसी लम्हे दूसरा गार्ड रनरन को महफूज तरीके से वहां से निकाल लेता है। जाओ का पूरा मंसूबा चंद सेकंड में नाकाम हो जाता है। मिस्टर लू आगे बढ़ते हैं, जाओ की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहते हैं, इस बार तुम अपने किए की सजा से नहीं बच सकोगी। ये कहकर वो रनरन और उसकी वालदा को साथ लेकर वहां से निकल जाती हैं। रास्ते में रनरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिस्टर लू की तरफ देखकर धीरे से कहती है, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप वक्त पर ना पहुंचती तो ना जाने आज मेरी अम्मी के साथ क्या हो जाता। मिस्टर लू खामोशी से उसकी बात सुनते हैं, फिर सिर्फ इतना कहती हैं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें और तुम्हारी मां को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर रनरन के दिल को पहली बार हकीकी सुकून महसूस होता है।